दोस्तों, कैंडी टॉक करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बातचीत करने जा रहे हैं जो पिछले 2.5-3 सालों से बीजेपी के अंदर पार्टी चीफ के इलेक्शन को लेकर पेंडिंग चला आ रहा था। लेकिन रविवार की सुबह अचानक एक नया नाम घोषित किया जाता है, नितिन नवीन का। इतनी बड़ी जिम्मेदारी और वो भी इतने अचानक। आखिर इस फैसले के पीछे क्या प्लान हो सकता है? क्या मोदी शाह ने आरएसएस की अनुमति ली है? क्या अचानक बाकी चर्चित नाम गायब हो गए हैं? क्या पार्टी के सारे सीनियर लीडर्स इस फैसले पर सहमत रहेंगे? इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इसाकी साहब मौजूद है। इसाकी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस स्टूडियो में। शुक्रिया सर। आखिर ये नितिन नवीन कौन है और इनका पॉलिटिकल सफर कहाँ से शुरू होता है? ये नितिन नवीन जो है एक्चुअली 1980 बॉर्न है। 26 साल की उम्र ही एमएलए बन गए थे पाटना के कॉन्स्टिट्यूंसी से, क्योंकि इनके फादर भी बीजेपी के एमएलए रह चुके थे। 2006 में उनका डेथ होने के बाद में बाई इलेक्शन हुआ था 26 साल की उम्र में। और बाई इलेक्शन में जनरली फैमिली का किसी का भी डेथ हो गया तो खानदान से किसी को टिकट देते, ऐसा ही उनके नवीन को टिकट मिला था। तो नितिन नवीन को टिकट मिला था और 26 साल की उम्र में जो है बीजेपी के साथ अपना सफ़र शुरू करे। वो वॉज द फर्स्ट एमएलए। पूरे 5 बार एमएलए बन चुके थे उन्होंने। टोटल उनका कैरियर, उनका और उनका फादर का भी कैरियर जो है बीजेपी से ही पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ है। देयर फैमिली इज़ लॉयल टू द बीजेपी पार्टी। तो अब फिलौकत तो वहाँ पे उन्होंने लास्ट मंथ जो नवंबर में इलेक्शंस हुए थे, उस इलेक्शन में भी फिर 5वीं बार जीत गए, उनको जीत हासिल हुई। और फिलौकत उन्होंने जो है नीतीश कुमार के कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। वही वजह से उनको जो है पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पे उनको अपॉइंट किया गया है। तो जनरली अभी उनको फुल टाइम पार्टी प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया, लेकिन उनका नाम जो है ये अचानक घोषित करना, ये जो है एक सरप्राइज एलिमेंट ही है इसमें। तो क्योंकि पहले जो बहुत सारे नाम चर्चे में थे, सीनियर लीडर्स, भूपेंद्र यादव, कोई प्रहलाद जोशी, ऐसा कई नाम थे उसमें चल रहे थे, इंक्लूडिंग निर्मला सीतारामन भी थे उसमें, कुछ और कई लोगों के नाम उसमें तो चल रहे थे। लेकिन फिर एज ए सरप्राइज, इनका नाम तो सरप्राइज है। तो कल उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए थे पंकज चौधरी, उनके इलेक्शन के साथ ही ये पार्टी वर्किंग का प्रेसिडेंट का भी नाम ये जो है ऐलान किया गया है। तो इसके पीछे क्या राज है वो फिर हम अपना आइंदा डिस्कस करेंगे। ये तो बीजेपी के फैमिली के हैं ना ये लोग। तो एक्चुअली इनका बॉर्न जो है झारखंड में हुआ था, जो जब वहाँ से वो लोग फिर झारखंड के रांची में इनका बॉर्न ब्रॉटअप पूरा फिर इधर बिहार में हुआ भी, बिकॉज बिहार से वाबस्ता रखते। पाटना में अभी भी पाटना में एक उनका कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी का एग्जैक्ट नेम देखेंगे अपन, कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ से उन्होंने बिहार असेंबली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नितिन नवीन का एक स्मॉल बायोडाटा समझो तो। और उनका बाद में बीजेपी युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी भी कुछ काम कर चुके हैं। तो ऐसा इनका मतलब इनका पूरा कैरियर जो है बीजेपी से वाबस्ता है। सर, मेरा अगला सवाल है, बीजेपी ने नितिन नवीन को बीजेपी का चीफ क्यों चुना? आखिर इसके पीछे उनका क्या मकसद हो सकता है, उनका क्या प्लान हो सकता है? तो जैसा मैं बताया कि इन्हों तो फुल टाइम प्रेसिडेंट नहीं, सिर्फ वर्किंग प्रेसिडेंट के नाम पे इनको अभी फिलौकत लिया गया है। लेकिन लास्ट टाइम जेपी नड्डा थे ना, अभी उनके जेपी नड्डा को ही सक्सेस करे थे इनके प्रेडिसेसर। तो जेपी नड्डा के अपॉइंटमेंट के साथ साथ बीजेपी एक ट्रेडिशन को शुरू करी कि आपको अगर किसी को भी पार्टी चीफ फुल टाइम बनाना चाह रही तो एज ए टेम्परेरी तौर पे उनका कारकर्दगी देखने के लिए, तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है देखने के लिए 6 या 8 महीने का टाइम तक उनको वर्किंग प्रेसिडेंट कंटिन्यू करके
उसके बाद एज ए टेस्ट, उसके बाद उनको फुल टाइम में कर दे। लेकिन ये खास करके अभी नहीं, 99% इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया तो ये जस्ट 46 या 45 ईयर्स ओल्ड है, पाटना के बंकीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट हुए सो ये यंगस्टर समझो कंपैरेटिवली अब तक जो भी प्रेसिडेंट्स बने उनके सबसे हिसाब से देखा गया तो बहुत कम उम्र में इनको जो है बीजेपी का प्रेसिडेंटशिप संभालने की मौका मिल गई इनको। तो अब मेन रीज़न ये है कि भाई बिहार में फर्स्ट इनका फोकस पूरा बिहार को, जैसा कि एक बिलोंग करते हैं कायस्थ कम्युनिटी से, बीजेपी को एक जनरल परसेप्शन लोगों में रहता कि भाई भारतीय जनता पार्टी बोले तो अपर कास्ट की पार्टी है, उनका रिप्रेजेंटेशन रहने दो, उनका वोट बैंक भी रहने दो, खास करके अर्बन वोट बैंक में जितने भी अपर कास्ट है वो पूरा जो है बीजेपी का वोट बैंक जैसा मेजॉरिटी ऑफ द वोट बैंक तो कायस्थ कम्युनिटी से। तो अब तक बिहार के, खास करके बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू में देख लेते हो, बिहार में अपने आप से बीजेपी एक मकाम नहीं बना सकी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आफ्टर, लास्ट टाइम भी एक मरतबा आप इससे भी ज़्यादा सीट्स आए थे, लेकिन उस टाइम जेडीयू को ज़्यादा सीट्स आने वैसे सेकंड पार्टी रहेगी, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हाईएस्ट सीट्स लेके आके 89 सीट से जो है आके बैठी हुई है, सिंगल लार्जेस्ट, अपने बलबूते पे वहाँ पे मकाम बनाना चाह रही। तो ये नीतीश कुमार को जो है ओबीसी, अति पिछड़ा, ये जो भी कास्ट के वोट बेस पे कुर्मी, ओबीसी, ये वोट के बेस पे जो है नीतीश कुमार अपना मकाम बनाए हुए हैं वहाँ पे। तो बीजेपी नीतीश कुमार को साथ लेके वहाँ पे गवर्नमेंट बनाने का पोजीशन पे है। तो अगर कायस्थ कम्युनिटी को भी, कायस्थ से जो है खास करके उत्तर प्रदेश बिहार में वो पॉलिटिकली थोड़ा डोमिनेटेड कास्ट है, बहुत सारे उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलएस वगैरह में एमपीज का भी उनका वहाँ पे दबदबा रहता। तो आप ऑल पार्टीज़ में, समाजवादी पार्टी में भी कायस्थ है, कांग्रेस में भी थे, बीजेपी में भी है, लेकिन जो है खास करके अब बीजेपी वो कम्युनिटी को ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ावा दे के लेके आने के वास्ते कुछ ढूंढ रही थी। तो यंगस्टर ये है, तो कायस्थ कम्युनिटी को अपने को ओन कर लेने के लिए बीजेपी जो है इनको आगे बढ़ाई थी, और यंगस्टर है और ऑर्गेनाइजेशन से इनका फैमिली जो है बहुत सालों से क्या बोलते लॉयल रह रहा। तो ये सब फैक्टर्स पे ले देखते हुए ये सबसे हट के और कुछ रीजंस भी है वहाँ पे, लेकिन ये जो है खुल के जो पर्दे पे नहीं आती। मगर इसका तो मेनली जो है अपने मेन इनका, मगर इज नेशनल प्रेसिडेंट बने उनको बिहार को तो कन्फाइन नहीं करते, मगर इनके अपॉइंटमेंट से थ्रू नॉर्थ में जहाँ पे भी कायस्थ की कम्युनिटी है जो बीजेपी को सपोर्ट पे हैं और थोड़े लोग अदर पार्टीज़ में भी है ना, उन सबको एक मैसेज पहुंचाने के लिए इनको जो है फ्रंट लाइन पे लेके आया गया है। तो यहाँ तक है। और नेक्स्ट वहाँ पे बिहार में ये जो जेडीयू के पार्टी के अंदर थोड़ा सा जो रिफ्ट चल रहा बोल के अभी तो वो अभी तक आगे जो वो रिफ्ट के बारे में जो डिस्कशंस हो रहे, क्योंकि नीतीश कुमार चंद दिन के मेहमान हैं, उनको रिप्लेस कर देंगे और जेडीयू में फूट पड़ने वाली है बोल के ऐसे पूरे ये चल रहा ना मीडिया में। तो इसके मद्देनज़र भी यंगस्टर है वहाँ पे मोबिलाइज करने का कैपेसिटी है इनको बोल के मेरे ख्याल से अब सीनियर लीडर्स को देने के लिए से भी यंगस्टर को एक दिए तो थोड़ा एक्टिव वर्क रहता बोल के ऐसा कुछ प्लान है शायद, मेरे ख्याल से वही दिख रहा है। ये प्लान के दौर जो है ये अचानक ये चेहरे को जो है फ्रंट लाइन में लेके आए। सर ये नितिन नवीन क्या मास अपील है या फिर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल लीडर है? तो एक्चुअली ये नेशनल पार्टीज आउटलुक में कोई क्राउड पुलर ऐसा लीडर को बनाने की उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी, क्योंकि जे अब प्रेजेंट जो जेपी नड्डा है जो उन्होंने भी कोई मास अपील ऐसा लीडर नहीं है और क्राउड पुलर भी नहीं है। उसी तरह नितिन नवीन को भी कोई लोकल अपने कॉन्स्टिट्यूंसी हद तक या नहीं तो बिहार में थोड़ी हद तक कुछ क्राउड पुलिंग का या मास अपील कुछ होगा, मगर एज ए नेशन एज ए होल, क्योंकि अभी तक उनका नाम कोई बिहार के अलावा कोई बाहर तो भी नहीं जानता उनको, तो सडनली मगर उनको ऑर्गेनाइजेशन वाइज जो है ही इज़ ए प्रूवन लीडर बोल के पार्टी में है। क्योंकि जब छत्तीसगढ़ रिसेंटली मतलब 2 साल पहले जब
इलेक्शंस हुए थे छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन में, तो ही इज़ वन ऑफ द को पार्टी इंचार्ज। जनरली कभी भी इलेक्शंस हो रहे तो स्टेट्स में क्या होता, पार्टी की तरफ से एक इंचार्ज बना के उनको लीडरशिप दे के पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मा बना के पार्टी बेस, जैसा कांग्रेस भेजती वैसा भी बाहर बीजेपी को भी। अब जैसा बिहार में इलेक्शन हुआ तो अमित शाह खुद जाके बैठे, उसी तरह छत्तीसगढ़ में जिसको जो इन्फ्लुएंस है तो वो हिसाब से इनको भी सेकंड टाइम भेजे। वहाँ पे छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जीत भी हासिल हुई, वो हिसाब से देखा गया। तो और बाद में मैं जैसा बताया था कि इनको राइट फ्रॉम स्टूडेंट विंग से, यूथ विंग से इनका जो एक्सपीरियंस है, तो वो हिसाब से देखा गया। तो ऑर्गेनाइजेशनली मतलब ऑर्गेनाइज में जो कैडर को मूव करना, जो एग्जीक्यूटिव कमिटीज रहते हैं वो सब मूव करना है, लोगों से बातचीत करना, ये सब हटके ये क्वालिफिकेशंस उनका, ये सब हटके इनको मेजर क्वालिफिकेशन है, इज़ वेरी लॉयल टू अमित शाह एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये दोनों का जब सरफरस्ती मिल गया तो ऑटोमेटिकली आरएसएस भी जो है इनका नाम क्लियर कर सकती है, तो इनको फुल टाइम प्रेसिडेंट बनने के चांसेस बहुत है। तो इसी सिलसिले में अब इसीलिए उनको एज ए ऑर्गेनाइजेशन लीडर अभी तक तो है। अब बीजेपी अब नेशनल लेवल पे जाने के बाद में जनरली क्राउड पुलिंग का तो थोड़ा मोटा मास अपील तो मिल जाता कोई भी लीडर रहने, तो बिकॉज इतनी बड़ी पार्टी है। अगर उन्होंने कल हैदराबाद आ गए तो यहाँ से लोग को जमा करेंगे, पार्टी के पूरा जितने भी है पार्टी का जो मशीनरी है ये पूरा इन्वॉल्व होगा, ये सब चलते रहता। मगर ही इज़ राइट नाउ ही इज़ ओनली कन्फाइन टू द ऑर्गेनाइजेशन के कैपेसिटीज अच्छे हैं उनके। अब मास अपील तो अब आइंदा चल के प्रूव होगा वो। तो सर जैसा आपकी गुफ्तगू में आया कि नितिन नवीन का कम उम्र है, तो इनका कम उम्र होना, लेस एक्सपीरियंस होना, क्या यह पार्टी को फ़ायदा हो सकता है या पार्टी का नुकसान कुछ हो सकता है? पार्टी का फ़ायदा नुकसान तो अपन अंदाज़ा उसके नहीं। एक्चुअली क्या है बोले तो ये बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए पहले बहुत कुछ नामा आए थे ना, तो सब कुछ छोड़ के इनको लेने की मकसद क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है रिसेंट टाइम्स में क्या हो रहा था, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, ये बता रहे कि हम पार्टी में यंग ब्लड को लेके आएंगे, यंगस्टर्स को एंकरेज करेंगे बोल के। तो उसका ये फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट जो है यंग ब्लड को लेके आने, यंगस्टर्स को करने का। तो क्योंकि आइंदा चल के वेस्ट बंगाल के वगैरह जो इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वो इलेक्शंस तो नितिन नवीन के लिए एक टेस्ट है, उसमें उनका ऐसा काम करते वो लोग। मगर एज ए होल अमित शाह रहने दो, नरेंद्र मोदी का भी प्लान रहने दो, मैं ये समझता हूँ, मेरा जहाँ तक मैं ये एनालाइज कर सकता हूँ कि भाई ये वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बाद में खास करके कैबिनेट रीशफल होने के चांसेस बहुत सारा रहता। कैबिनेट रीशफल होता या ना तो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ही कुछ चेंजेस आते वो सब अलग, मगर कैबिनेट रीशफल तो 100% होएगा। क्योंकि अब नड्डा को भी वहाँ से बीजेपी इससे हटा दिया उनको। अगर इनको फुल प्रेसिडेंट बनाना बोले तो उनको भी कुछ ना कुछ रिहेबिलिटेट करना है, बिकॉज उनको 65 ईयर्स या 64 ईयर्स के है नड्डा, और उन्होंने राज्यसभा मेंबर है, गुजरात से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका पीरियड 2030 तक है। तो मीनवाइल उनको कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट में लेना है या नहीं तो कहीं जगह भेजना है, उनको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी देना है, बिकॉज ही इज़ आल्सो वन ऑफ द लॉयल टू अमित शाह एंड दिए। ये इसके नज़र में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब अगर कैबिनेट होता तो ये जो बड़े एज के हैं, मतलब अमित शाह तो 60-61 ईयर्स के हैं मेरे ख्याल से, उनसे उम्र में जो बड़े हैं उनको सब जो है साइड ट्रैक करके ऐसे यंगस्टर्स लेने आने के वास्ते नितिन नवीन का हो सकता है कि फर्स्ट एंट्री। अब बता सकते कि भाई हम बिकॉज ही इज़ 61, उन्होंने लीडरशिप में है प्राइम मिनिस्टर, और एक 4-5 लोग तो सीनियर लेवल पे रहते। राजनाथ सिंह को तो नेक्स्ट ईयर के बाद 75 साल के हो जाएंगे उन्होंने 2026 में। तो वो लोगों को पूरों को जो है रास्ता बना, उनको भी रास्ता दिखाना है और नए लोगों को भी रास्ते में लेके आना है ना पार्टी स्ट्रीम में। तो इसी सिलसिले में अब पार्टी में अब एक्चुअली यंगस्टर्स, अब नितिन नवीन को वर्किंग प्रेसिडेंट बना के अगर कल फुल टाइम
प्रेसिडेंट बना दिए तो बाकी के लोगों में भी एंथुसियास्ट होंगे कि भाई हमारे को भी चांस मिलेगा बोल के। ये ऐसा कुछ पार्टी में एक थोड़ा सा जोश बढ़ाने के लिए ये नितिन नबीन को चॉइस करके रहते। लेकिन क्योंकि लास्ट टाइम जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी यंग ब्लड को एंकरेज करने का जो स्टेटमेंट देते आ रहे हैं, तो उसकी ये फर्स्ट स्टेप समझ रहा हूँ मैं। तो अब वो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बाद में जो है इनका अपॉइंटमेंट का मकसद क्या है, जब तक इनको भी तकरीबन क्योंकि अप्रैल में होंगे तो ये महीना अगर छोड़ दिया तो और 4 महीने 5 महीने तो जून तक इनका परमानेंटशिप होने के भी चांसेस रहते, जब तक ये इलेक्शन भी हो। तमिलनाडु का इलेक्शन फिनिश हो जाता, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन फिनिश होता, पांडिचेरी है और 2-3 छोटे स्टेट्स कुछ है शायद, ये पूरा इनको भी कुछ एक्सपीरियंस भी मिल जाता और इनके वो भी एक टेस्ट हो जाती। तो एज ए होल पार्टी में यंग ब्लड को एंकरेज करने का इनसे शुरुआत करे इन अमित शाह और अमित शाह का भी फ्यूचर के लिए यंग ब्लड मतलब अगर कोई इनका अमित शाह का पोजीशन भी चेंज हुआ, अगर उनसे भी थोड़ा लेसर एक्सपीरियंस और उम्र में कम है जो लोग आए बोले तो उन्होंने ईजिली हैंडल कर सकते। इनसे अमित शाह से भी सीनियर्स को लेके अगर उन्हें हुकूमत चलाने की पोजीशन उन पे मिल गई तो उनको थोड़ा सा पोजीशन awkward रहता ना, तो ये नितिन नबीन शुरुआत है समझो। सर ये अभी जिस वक्त बीजेपी का एक अरसे से बंगाल पे नज़र थी और साथ ही साथ तमिलनाडु पे भी अपना गद्दा हासिल करने की कोशिश कर रही थी, तो ये 2 इलेक्शन सामने होने के बावजूद भी ये अचानक एक नए चेहरे को स्क्रीन पे लाना, क्या वो सही फैसला है? क्या इसकी अनुमति इन्होंने आरएसएस से भी ले चुके हैं या फिर क्या हो सकता है इस बारे में? हो सकता है कि भाई आप जैसा मैं आपको बताया कि भाई नितिन यंग ब्लड को टेस्ट लेने के वास्ते भी इनको लेके आ सकते थे। और जेपी नड्डा बीजेपी में जब तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी है, पार्टी प्रेसिडेंट का ज़्यादा रोल नहीं रहता, सिर्फ पार्टी को ये करने के लिए। और रहा सवाल वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल का वर्क ऑलरेडी अमित शाह जिम्मा ले चुके हैं। तमिलनाडु वो लोग वेस्ट बंगाल के ऊपर जितना कॉन्सेंट्रेट करते हैं तमिलनाडु पे उतना है, क्योंकि साउथ पे वो लोग वहाँ पे 100% लगाए थे, यहाँ पे 60-70% ही उनका एफर्ट रहता। मगर उनका फर्स्ट टारगेट है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का तो जिम्मा अमित शाह लेंगे। एज ए पार्टी प्रेसिडेंट इनको भी साथ में लेके वहाँ पे वर्क चलाएंगे वहाँ पे। तो जैसा मैं आपको बताया था, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पार्टी लीडरशिप चीफ को चुनने के बारे में सिर्फ उनके आरएसएस का क्या बोलते ब्लेसिंग रहे तो इट्स इनफ, बिकॉज इज ऑर्गेनाइजेशनल मैन, कभी से बीजेपी को लॉयल है। और ख़ास करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी जब रिकमेंड करने के बाद में आरएसएस के ज़रिए से तरफ से कोई भी उतना ज़्यादा हार्डल नहीं रहता। मगर ये पर्टिकुलरली एज ए टेस्ट तौर पे ही इनको ये 6 महीने का पीरियड रहेगा, 6 महीने हो 8 महीने हो, जब तक नया होने का। ये अचानक तो नहीं, एक्चुअली जेपी नड्डा ही वो क्या बोलते बोनस पे चल रहे हैं उन्होंने, उनका तो पीरियड हो गया था 3 साल के बाद में, अब उन्होंने एक्सटेंशन पे हैं। तो कहीं भी इतना ज़्यादा, और फिर अगर आज इलेक्शन नहीं करे तो फिर वो करे तो जनवरी से पहले लोग इलेक्शन ख़त्म करना है। अब इलेक्शन होने के लिए अब इमीडिएटली बैठ के फॉर्मल तौर पे सब उनको कुछ ऑर्गेनाइजेशनली कुछ डिफ़िकल्टीज होंगे। और ये तो इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, 3-4 महीने, मतलब अप्रैल में मार्च में शुरू हो जाता, जनवरी छोड़े तो फरवरी से पूरा इलेक्शन फीवर स्टार्ट हो जाएगा ना। तो ऐसे सिलसिले में तो मैं इन कॉन्सेंट्रेशन वेस्ट बंगाल पे कर रहे हैं, तमिलनाडु पे भी है वो लोगों का कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन जितना वेस्ट बंगाल पे है उतना ही नहीं। ये अब इनका टेस्ट है, तो अब बीजेपी भी अब एक एक्सपेरिमेंट जैसा भी ले सकते हैं उनके अपॉइंटमेंट, इनको एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके देखा। खरे उतरे उसमें पूरा इस इलेक्शन में अमित शाह का और करीब हो गए तो डेफिनेटली ही विल बिकम द फुल टाइम प्रेसिडेंट इन द नेक्स्ट 3 साल के लिए। तो इनका अभी कोई बीजेपी इसके तो कोई रिस्क तो नहीं है मेरे ख्याल से, बिकॉज इज एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कोई भी रहने दो प्रेसिडेंट, मगर चलाने वाले तो है ना सामने। इसाक़ी सर, आपके बातचीत के दौरान बहुत सारे ऐसी चीज़ें बाहर आए जो हमारे सोच के बाहर थे।
तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आप यहाँ पे पधारे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की इस चर्चा में इसाक़ी सर की ज़बान से दो अहम चीज़ें हमें मालूम होते हैं। पहली बात तो ये है कि बीजेपी प्रेसिडेंट तो सिर्फ एक मोहरा है, आखिर इसको चलाने वाले वही दो गुजराती है जो देश को चला रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि आइंदा चल के जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शन हो चुके होंगे, तमिलनाडु के इलेक्शन हो चुके होंगे, उसके बाद हो सकता है कि मौजूदा एचएम जो होम मिनिस्टर है अमित शाह को इससे भी बढ़ के कोई बड़ी जिम्मेदारी आने के चांसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसी तरह बने रहिए। आज का इस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।